दोस्तों नमस्कार। आज की टॉपिक में आज इस वीडियो में हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखने वाले हैं। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब भस्म और सॉल्ट मतलब लवण। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम आम खाते हैं, खट्टा लगता है। नींबू चूसते हैं, खट्टा लगता है, सोर लगता है। कुछ ऐसी चीजें देखते हैं वो बीटर लगता है। तो एसिड कहते किसको है? जिस चीज में या जिसको चखने से सोर लगे, खट्टा लगे और वो नीले ब्लू लिटमस पेपर को थोड़ा सा उस पर लगाए तो उसका रंग बदल के लाल हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को एसिड या अम्ल कहते हैं। जो बीटर लगता है वो भस्म होता है, और जो भी बीटर चीजें होती हैं उनको अगर हम रेड लिटमस पेपर से संपर्क कराते हैं, थोड़ा सा टच कराते हैं, तो उनका रंग ब्लू हो जाता है। तो कहा यह जाता है कि अम्ल स्वाद में सोर होते हैं, ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, भस्म बीटर होते हैं स्वाद में, और रेड को ब्लू कर देते हैं। तो ये लिटमस पेपर क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर है, सूचक है, जो हमें सूचना देता है कि अमुक केमिकल कंपाउंड नेचर में अम्ल है या भस्म है। इस तरह के इंडिकेटर हमारे सामने बहुत इंडिकेटर हैं, कुछ नेचुरल हैं और कुछ को हमने बनाया है। जो नेचुरल है सिर्फ ये सूचना देते हैं कि अमुक यौगिक या रसायन अम्ल है या भस्म है। अम्ल और भस्म के बारे में थोड़ी बात और भी कर लें कि अम्ल को जब पानी में घुलाते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। भस्म को जब पानी में घुलाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- देते हैं। सबको अभी हम बोर्ड पर लिखकर बात करेंगे। लेकिन एक और सवाल हमारे सामने ये आता है कि नेचुरल कुछ केमिकल कंपाउंड्स माइन से निकलते हैं, उनको हम चख नहीं सकते, लेकिन वो अम्ल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने वाली हैं जैसे इमली है, आम है, टमाटर है, दही है, विनेगर है, ऑरेंज है इत्यादि। ये खट्टे होते हैं स्वाद में, इनमें अम्ल है जानते तो हैं, लेकिन अम्ल कौन सा है, कितना है, ये नहीं जानते। और इसलिए एक चीज की आवश्यकता पड़ी थी। अब सूचक में कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, लिटमस सॉल्यूशन हो गया। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथैलीन है, ये सिंथेटिक हैं। यहाँ तक कि लाल गोभी के पत्ते भी इंडिकेटर हैं। ये हमारा हल्दी है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। जब कपड़े पर दही का थोड़ा सा धब्बा लग जाता है तो उसका, और उस पर चूना डाल दीजिए, उसका रंग बदल जाएगा। पानी में घोलिए, फिर रंग बदल जाएगा। तो इंडिकेटर यहाँ भी है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे नेटल के पौधे, उससे उनके पत्तों में धार सा होता है, थोड़ा सा कहीं कट जाए तो इरिटेशन होता है। मक्खियाँ काट लेती हैं, एसिड रिलीज करती हैं। चींटियाँ, एंड्स हैं, ये काटती हैं तो एसिड रिलीज करती हैं। उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मल लीजिए तो दर्द कम, इरिटेशन घटता हुआ प्रतीत होता है। तो क्या किया इंसान ने कुछ प्रयास किया और एक स्केल निकाला जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच स्केल का वैल्यू 7 होता है, और जिस सॉल्यूशन का या जिस चीज का पीएच स्केल वैल्यू 7 हो वो न्यूट्रल कहा जाता है, न एसिडिक होता है न बेस होता है। और 7 से जब पीएच स्केल का मान घटता जाए और 0 हो जाए तो 0 पीएच स्केल वाला सब्सटेंस या केमिकल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उसको कहीं बॉडी पर टच भी हो गया तो पूछिए मत, जला के राख कर देगा, हड्डियों को सड़ा दे, गला दे। जैसे कि 3 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये माइन से निकलते हैं, इनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है।
और खाने पीने की चीज़ों में जो अम्ल होता है वो इडेबल होता है और उनका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है। तो हमने स्ट्रेंथ को नापने के लिए स्केल बनाया, पीएच स्केल, जिससे पता लग जाता है कि अमुक चीज़ें क्या हैं। और देखा ये गया एक उदासीन प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रियाओं को अभी हम बोर्ड पर लिख करके एक एक बात करेंगे। पीएच स्केल से पता लग जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है। बेस अगर है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। पीएच का वैल्यू अगर 7 से बढ़ता जाए तो वो बेस को, भस्म को दर्शाता है। और सबसे अधिक वैल्यू पीएच बेस के लिए 14 होता है। जिस केमिकल का पीएच स्केल 14 हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और 14 से कम होता जाए, 7 तक आ जाए, 7 न्यूट्रल हो गया, 14, 13, 12, 10, 11 एक्सेट्रा, इस तरह से 8, 9 आ जाए, जिसका पीएच वैल्यू 8 हो वो वीक बेस है। जिसका पीएच स्केल 7 से नीचे हो वो जैसे 8 हो अगर पीएच स्केल, जैसे जब हम हमारे मुंह में, पेट में एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुदरत ने ऐसा कुछ इंतजाम कर रखा है कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो पचता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और यदि पाचन सही नहीं हो तो एसिड का बनना शुरू होता है, तो पेट में गैस और इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो हम उसमें बेस डालते हैं, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या उदासीन प्रतिक्रिया कहते हैं। ये ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिल करके दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया को उदासीन या न्यूट्रल प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यही खाना को पचाता है। लेकिन बाय द वे कोई दिक्कत आ जाए, ठीक अगर अम्ल का बनना न हो या ज़्यादा एक्सेसिव ऑफ HCl बनना शुरू हो जाए तो पेट में इरिटेशन होता है, फूल जाता है, गैस बनती है। तो उसमें मैग्नीज, मिल्क ऑफ मैग्नीज H2O से मिल करके हमें देता है H3O- जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जितने एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो उसको डाइल्यूट किया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है। लेकिन जब कभी भी किसी केमिकल की बात की जाए तो बड़े सावधानी से, अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें पानी अगर डालते हैं तो ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया के फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो यदि पानी डाल दें ज़बरदस्ती या ज़्यादा डाल दें या सावधानी पूर्वक न करें तो हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए, खतरा हो जाए। तो इसलिए समीकरण को समझे, अपने आप में कोई प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, मैं ये सलाह दे रहा हूँ। हाँ, एक डाइल्यूशन मतलब एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, एक रासायनिक एक्शन है जिसका नाम है डाइल्यूशन। उस प्रोसेस का नाम डाइल्यूशन है जिसमें पानी में अम्ल को थोड़ा थोड़ा डाल करके उसको स्टार किया जाता है, चलाया जाता है। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दो तरह के टर्म यूज होते हैं। जब हम कभी केमिकल रिलेशन लिखते हैं तो उसमें CON कौन लिख देंगे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, DIL लिख देंगे मतलब डाइल्यूट है। तो अब कोई भी अम्ल हो तो ये हाइड्रोनियम आयन जल में घुल करके देता है, और अगर भस्म हो तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH। तो मोर द concentration of hydrogen ion, strong is acid. More the concentration of hydroxide ion, strong is base. Less the concentration of hydrogen ion, weak the acid. Similarly, less the concentration of hydroxide ion, weak is base. लेकिन जब अब एक और बात आ गई, अगर हम ये समझ लेते हैं, ये टेस्ट कर लेते हैं कि अमुक कोई यौगिक केमिकल लिक्विड हो या जैसा हो, मोस्टली लिक्विड होगा, वो अगर एसिड है तो हमें ये नहीं मालूम होता है। हमने इंडिकेटर से उसको जांच लिया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। उस प्रोसेस को, उस चीज़ को
इसको समझने के लिए पीएच स्केल को डेवलप किया गया और पीएच स्केल को मैं लिख करके आपको बताना चाहूँगा। हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जहाँ है उस केमिकल का नाम क्या होगा। अब पीएच स्केल किस तरह से इंडिकेट करता है, तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर ऐसे बनाते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे खाका खींच देते हैं और यहाँ लिख देते हैं पीएच का वैल्यू, पी लिखते हैं और पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मोर और लेस। तो पीएच का वैल्यू यहाँ पर 7 होता है और 7 जिसका पीएच वैल्यू वो न्यूट्रल यौगिक है। अब यहाँ से इधर हम लेते हैं हाइड्रोजन आयन, मतलब ये एसिडिक होगा, यहाँ से इधर ले लें हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब ये बेस होगा। तो इसका 7, 8 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 10, 11, 12, 13 और यहाँ 14, और इधर हम करते हैं 7 से लो करते हैं 6, 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो जिसका पीएच स्केल 6 हो वो लेस थोड़ा सा, हालांकि स्ट्रॉन्ग ही है, 7 और 6 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, अगर 5 ले लें तो बात ठीक है। और 5 पर एक बात बताते हैं कि अक्सर खाने पीने में हम शुगर वाला चीज़ को भी खा लेते हैं और मुंह की सफाई नहीं करते, सूज जाते हैं। तो हमारे दांत है जो इनेमल है, एक धातु है और ये है कैल्शियम फॉस्फेट है, और दांत में जब शुगर होता है तो बैक्टीरिया उससे एसिडिक चीज़ बनाते हैं और एसिड इतना हो जाता है कि कैल्शियम फॉस्फेट मतलब इनेमल दांत का जो हार्डेस्ट पार्ट है सबसे ऊपर होता है, और खाने पीने में हम सावधानी नहीं रखते तो एसिडिक बैक्टीरिया के कारण एसिड पैदा हो गया और हमारा वहाँ कैल्शियम फॉस्फेट है, उससे रिएक्शन हो करके दांत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा दिन आता है जब दांत में गड्ढा हो जाता है या दांत सड़ जाता है और उसको RCT करना पड़ता है, उसको उखाड़ना पड़ता है, कई बार ऐसे होता है। तो अक्सर आदमी को चाहिए कि जब हम खाएं कोई चीज़ तो दांत को ब्रश कर लें या बढ़िया से साफ करें किसी तरह से। तो फाइनली उस स्थिति में दांत का अंदर का एसिडिक वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होता है, तब इनेमल टूटता है। अगर 4 हो, उससे कम हो तो शायद रिएक्शन कम हो जाएगा। हम क्या करते, 5 हो तो पीएच वैल्यू अगर 6 है तो वीक एसिड है, 5 है तो वीक एसिड है, और जैसे बढ़ते जाइए, 4 है तो स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो गया, 3 है तो मच मोर स्ट्रॉन्गर, 2 है तो मोर स्ट्रॉन्गर, और 1 और 0 है तो द मोस्ट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ये होता है 3 मिनरल एसिड्स में, जिनको मैं लिख रहा हूँ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो नेचर देता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्गर है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर है, और इन्हीं को मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ये माइन से निकलते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका यूज बिना जाने पहचाने नहीं करना चाहिए। इनको डाइल्यूट बना करके लैब में लाया जाता है। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स है हाई क्लास के लिए लैब में इनका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर लोग भी अपना इसका टेस्ट करते हैं। तो कब कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है और कब डाइल्यूट की ज़रूरत है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना काम करते हैं। उसके बाद जो घेजा की चीज़ों में जैसे विनेगर ले लीजिए, विनेगर मतलब सिरका, इसमें भी एसिड होता है, ये एडिबल है, खाने वाला है। उसके बाद आप ऑरेंज ले लीजिए, ऑरेंज संतरा ले लीजिए, इसमें भी है। आप लेमन ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, आप कर्ड ले लीजिए, सब में एसिड है। आप कर्ड के बाद टमाटो ले लीजिए या टामरिन इमली ले लीजिए, इन सब में एसिड्स हैं, लेकिन ये एडिबल हैं। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हेल्थ के लिए लाभदायक भी होते हैं। विनेगर में एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी साइट्रिक एसिड,
कर्ड में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमारिंड में टर्मरिक एसिड होता है। उसी तरह से जैसे चींटियाँ काटती हैं तो ये मेथनोइक एसिड रिलीज करती हैं, और जहाँ काट लेती हैं वहाँ पर मेथनोइक एसिड रिलीज करती है तो इरिटेशन होता है, तो वहाँ पर बेकिंग सोडा को मल दीजिए या चूना लगा दीजिए, तो भस्म है चूना, तो एसिड से रिएक्शन करके वो न्यूट्रल हो जाता है। तो फाइनली अब पीएच वैल्यू अगर 8 है तो ये बेस का नेचर शुरू हो गया, और सबसे पीएच वैल्यू अगर 14 है तो बेस द स्ट्रांगेस्ट है, सबसे ज़्यादा, इससे रेंज का अधिक नहीं होता। मतलब जितने बेस और एसिड्स हैं सबको इस तरह से बांट दिया गया है पीएच स्केल को। ये स्केल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ जब हम नेचुरल इंडिकेटर और हमने जो इंडिकेटर बनाया उनसे जांच करते थे, एसिड बेस का मालूम तो हो जाता था, स्ट्रेंथ नहीं मालूम होता था। अब एसिड का करेक्टर, थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने कैसा एसिड लिया है। तो आइए हम ऑर्डिनरी लेते हैं पहले एक रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन, जिसमें एसिड ले लेते हैं Cl और सॉल्ट बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और ACl, एक एसिड है दूसरा बेस है, तो इसे सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम का क्लोराइड बनेगा और प्लस H2O बनेगा वाटर, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ये अब ये हुआ कि एसिड का हाइड्रोजन है और बेस का हाइड्रोक्साइड है OH, ये दोनों मिल करके जल बनाए H2O हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट है उसमें न तो हाइड्रोजन आयन है न ही हाइड्रोक्साइड आयन है, और इसलिए न इसका नेचर बेस है, बेसिक है, न एसिडिक है। लेकिन एक बात होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो हमने कहा कि भाई ना एसिड रहा ना बेस हुआ, बल्कि समथिंग न्यू आया जो एसिडिक और बेसिक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी होता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्गर हो और बेस वीक हो तो जो सॉल्ट बनता है, अब सॉल्ट में नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, एक्सेट्रा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस वीक हो तो जो सॉल्ट होता है एसिडिक होता है। अगर बेस स्ट्रॉन्गर हो और एसिड वीक हो तो जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है। और यदि दोनों स्ट्रॉन्गर हो, एसिड भी स्ट्रॉन्गर हो, बेस भी स्ट्रॉन्गर हो, तो जो सॉल्ट बनता है वो वीक होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो एसिड और बेस मिल करके हमें सॉल्ट देते हैं, लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि हमने इसका क्या है, ये बात भी जानना चाहिए। अब एसिड पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। हमने दांत के बारे में बात किया, पौधों के बारे में, ज़मीन में पौधे उगाए जाते हैं और फसल हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं सब फार्मिंग से आता है, सबका किसान से मतलब पौधे के रूप में आता है। तो जिस ज़मीन पर इनको ग्रो किया जाता है उस ज़मीन का जांच किया जाता है और देखा जाता है कि उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। और ये भी एक रिकॉर्ड हमारे सामने है, बहुत दिनों से प्रैक्टिकल करके जांच करके कितना एसिडिक वैल्यू हो तो उस पर किस प्रकार का पौधा ग्रो करता है, कितना बेसिक नेचर हो तो उस पर किस प्रकार का पौधा ग्रो करता है। और जब मिट्टी को जांच करके बुआई की जाती है तो फसल अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी फर्टिलिटी के हिसाब से देखा गया है कि मिट्टी सॉइल का जब एसिडिक और बेसिक नेचर का जांच किया गया तो देखा गया है या तो बहुत बेसिक हो गया है या बहुत एसिडिक हो गया है। उस स्थिति में उस जमीन को अनफर्टाइल हो जाता है, ऊसर कहते हैं आम भाषा में ऐसी जमीन को जो उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो साइंटिफिक वे में उसका इलाज किया जाता है। अगर एसिडिक मोर हो गया है तो उसमें बेस डाला जाता है और बेस और एसिड न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को, और वही जमीन अब फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पर फसल उगाई जा सकती है। तो इस तरह के ढेर सारे हमारे जनरल जीवन में यूज हैं एसिड और बेस के, लगभग डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब एसिड के बारे में हम देखते हैं कि एसिड किन किन चीज़ों से रिएक्शन कर सकते हैं। तो एसिड का ये देखा गया कि एसिड और बेस दोनों मेटल से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं।
और मेटल कैसा है, अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, अगर मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है एसिड के हाइड्रोजन को। जैसे सोडियम को ले लीजिए, तो एसिड और बेस दोनों मेटल से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनता है। तो हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम सेकंड मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है दुनिया में। फर्स्ट द मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस पोटेशियम है, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस सोडियम है। तो सोडियम को अगर एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम को क्लोराइड लौड़ बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। और अब देखते हैं कि सोडियम इस एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखा गया कि अगर सोडियम का कार्बोनेट ले लीजिए और इसमें हम डाल दें अगर HCl, तो सोडियम का क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 और जल बनता है H2। और सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, HCO3 हो, तब भी रिएक्शन ऐसे ही होती है, HCl NaCl प्लस CO2 और प्लस H2 होता है। और ये CO2 जो हमारे सामने ये CO2 का प्रोडक्शन हुआ, अगर इस CO2 यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर मतलब चूना इससे प्रवाहित कर दिया जाए तो इसका रंग बदल जाता है। CO2 गैस प्लस है, इसमें H2O है, इसको लाइम वाटर कहते हैं। तो बनता क्या है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है और वाटर रहता है, मतलब प्रेसिपिटेशन होता है। तो देखा ये गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल के ऊपर प्रवाहित किया जाए तो चूने का जल का रंग दूधिया हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, थोड़ा सा वाटर बनता है। और यदि इस कैल्शियम कार्बोनेट में जहाँ पर H2O भी है और फर्दर अगर CO2 का प्रवाह जारी रखा जाए तो ये दूधिया रंग बदल जाता है और तब बनता है कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो जल में घुलनशील है, और इसलिए इसका रंग पुनः बदल जाता है। तो कहा जाता है, एक सवाल ऐसे आता है इस चैप्टर से कि चूने के जल पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रवाह से चूने का रंग दूधिया हो जाता है, क्यों? और फर्दर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह किया जाए तो वो दूधिया रंग गायब हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों। और हमने कहा कि भाई अम्ल एसिड्स कार्बोनेट से किस तरह से रिएक्शन करते हैं, और मेटल के ऑक्साइड से भी एसिड्स रिएक्शन करते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा देख लिया जाए। मेटल का ऑक्साइड, हम सोडियम का ऑक्साइड ही ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम का ऑक्साइड ले लीजिए, इससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि एसिड मतलब मेटल के ऑक्साइड और एसिड क्या बनाते हैं, तो लौड़ बनाते हैं, मतलब सॉल्ट बनाएंगे, मतलब सोडियम का क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। इस तरह से एसिड मेटल के ऑक्साइड से भी रिएक्शन करते हैं। हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं, ये तो हमने बता ही दिया। तो फाइनली अब इसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे, हम ब्राइन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, हम पोटेशियम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे और बेकिंग पाउडर की बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे एक्सेट्रा। तो एसिड बेस के लिए हमने एक शॉर्ट सा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया।
और इससे फर्दर चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ये मेरा वादा